Okay, fine. And my good name is Dr. Jyoti, and I'm a BDS doctor by profession, but I'm teaching. So अभी हम लोग आज प्लस टू का कोई टॉपिक स्टार्ट करें या कोई 11th के टॉपिक से स्टार्ट करें? कोई 11th पूरी 11th में कोई आपका वीक टॉपिक है? 11th आती है आपको बायो में? भूल गए? मैंने तो बायो और 11th में ही नहीं लिखी अभी। किसमें ली थी? हाँ जी। 11th में बायो पढ़ी नहीं है? तो प्लस टू में डायरेक्टली आके लिया है बायो को? एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आर यू मतलब जेई एस्पिरेंट आपका गोल है या मेडिकल क्लियर करना आपका गोल है? मैम मेडिकल। अच्छा, मेडिकल क्लियर करना आपका गोल है और आपने 11th में बायो नहीं पढ़ा, क्यों? पहले मैम मैथ्स था मेरे को। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग 11th को ही स्टार्टअप करते हैं। आज एक बेसिक कंसेप्ट से शुरू करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग धीरे धीरे 11th से 12th के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, आज लेकिन मैं आपको 11th ही कंटिन्यू करती हूँ। आपको मेरा व्हाइट बोर्ड विजिबल है? अभी नहीं मैम, लोड हुआ। क्या लोडिंग चल रही है मैम। लोडिंग चल रही है? अब आ गए। अभी सब दिख रहा है आपको? यस मैम। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ कुछ याद होगा, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात किया करते थे 9th के अंदर। यस मैम। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम क्यों क्लासिफाई करते हैं किसी भी चीज को? टू मेक द स्टडी इजियर, राइट? सबसे पहले क्लासिफिकेशन की गई थी टू मेक द स्टडी इजियर। जितने भी हमारे पूरी की पूरी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, लाइक जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको क्लासिफाई किया गया। बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, सबको, फंजाई है, सबको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, टू मेक देम टू मेक अ स्टडी इजियर। अब टोटल नंबर ऑफ जितने ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी हमें पता है और जितने लोग अभी डिस्कवर होने वाले हैं, मतलब टोटल वैरायटी, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। वी कॉल इट बायो, अरे एक मिनट रुको, मैं इस पे आपको कराती हूँ, एक मिनट। ये आपकी 11th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। जो मैं आपको टर्म बता रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? टोटल नंबर मैम ऑफ आपकी ऑर्गेनिज्म। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, एक मिनट। अब विजिबल है? यस मैम। अब सबसे पहले हर एक टर्म को बहुत ध्यान से समझना है, हर एक टर्म को ध्यान से सुनो।
बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अबाउट टू बी डिस्कवर्ड। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी है। आपके पास 11th की एनसीईआरटी है अभी राइट नाउ? नहीं। ठीक है, वैसे परचेज कर रखी है आपने? हाँ जी। ठीक है, घर जाके जितना मैं पढ़ाऊंगी पढ़ना है आज। ओके। टोटल बायोडाइवर्सिटी कितनी है हमारी? 1.7 टू 1.8 मिलियन। इसमें से अराउंड 7 टू 8 लाख क्या है? प्लांट्स हैं, और बाकी की एनिमल्स हैं। मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इतने सारे एनिमल्स को याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे एनिमल्स को आप याद रख सकते हो? तो इतनी सारी वैरायटी को याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हैं ना। तो इतनी सारी वैरायटी को हम याद नहीं रख सकते, तो हमने उसको क्या किया? क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप क्या आता है? आइडेंटिफाई। अगर आइडेंटिफाई करोगे, लाइक मैं आपको आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि आप क्लास 12th के बच्चे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या आता है? आइडेंटिफाई। देन आपको याद रखने के लिए मुझे आपका नेम पता होना चाहिए। तो क्लासिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना, देन उनका नेम, दैट इज नॉमेनक्लेचर, एंड देन आपके जैसे और भी बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में और आपके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। उस सिमिलैरिटीज को हम बोलते हैं एफिनिटीज, दैट इज सिमिलैरिटीज। ये सिमिलैरिटीज के बेस पे हम किसी भी एनिमल को या प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। एम आई राइट? समझ आया आपको? Diversity in the living world, that is biodiversity. See the various plants, animals, there is a huge biodiversity. कहाँ चले गए आप? आपने कैमरा उल्टा क्यों कर दिया बच्चे? घुमा दिया आपने। मैम वो सर की कॉल आ रही थी, 1 मिनट बाद सिमिलैरिटी से बता दो दोबारा। कुछ नहीं, अभी जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जो एक्सप्लेन किया वही स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब आपको लिखना क्या है? बायोडाइवर्सिटी दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये एनसीईआरटी का डाटा है, और ये एनसीईआरटी का हर एक डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई करते हैं तो सो दैट हम लोग उसको नेमिंग कर सकें। नेमिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है? नॉमेनक्लेचर। दो टाइप के नेम्स होते हैं, एक तो कॉमन नेम जैसे हमारा घर का नेम, निकनेम, और एक आपका प्रोफेशनल नेम जो आपको बाहर लोग जिस नाम से जानते हैं। तो दूसरा प्लांट्स के, एनिमल्स के केस में उनका जो बाहर का नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। प्लांट्स एनिमल्स के केस में उनका जो प्रोफेशनल नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स को देने के लिए, साइंटिफिक नेम्स को देने के लिए क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। साइंटिफिक नेम्स के कुछ रूल्स होते हैं। ये सारे कॉमन नेम्स है, इनको नहीं पढ़ना है हम लोगों ने, साइंटिफिक नेम्स को पढ़ना है। साइंटिफिक नेम्स को बायोलॉजिस्ट देते हैं, और साइंटिफिक नेम्स को देने का एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। There is a system for giving the names scientifically, that is binomial nomenclature. Binomial nomenclature के अंदर क्या होता है? 2 वे से हम लोग नेम लेते हैं, that is one is specific epithet और दूसरा होता है हमारा जीनस। दो नेम्स, बायोनोमियल मतलब दो नेम देते हैं। एक नेम रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, और दूसरा जीनस को। अब पहले समझते हैं बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर किस साइंटिस्ट ने दिया था? दैट वाज गिवन बाय लीनियस। लीनियस एक साइंटिस्ट का नेम है, दैट वाज गिवन बाय लीनियस।
हम लोग थोड़ा सा हरीडली चल रहे हैं, बिकॉज अगर मैं बहुत ज्यादा स्लो एक बेस से चलूंगी फिर तो 11th पे अटके रह जाएंगे इस साल। ठीक है, हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मींस, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब 2 वर्ड्स। ठीक है, 2 वर्ड्स का बना होगा नोमेनक्लेचर। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को देने के लिए रूल्स होते हैं। दैट इज वन नेम इज जेनेरिक, एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक और जीनस, और दूसरा रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। फॉर एग्जांपल मैंजीपेरा इंडिका, मैंजीपेरा इंडिका इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ये मैंगो की फोटो नजर आ रही है आपको? यस मैम। अब मैंजीपेरा के अंदर जेनेरिक नेम होता है दैट इज फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब मैंजीपेरा क्या है, इसका जेनेरिक नेम है, जीनस जेनेरिक नेम है, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। और इसमें सबसे ज्यादा खासियत क्या होती है, जब आप किसी भी जेनेरिक नेम को लिखते हो तो फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम को। फर्स्ट वर्ड इज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, फर्स्ट वर्ड को स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ। और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर, लाइक होमोसेपियंस। होमोसेपियन कौन है, हम लोग। होमो का एच बड़ा, सेपियन का एस छोटा। ठीक है, और सिमिलर मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका क्या होती है, बी, हनी बी। तो मुस्का एम बड़ा दैट इज रिप्रेजेंटिंग जीनस, डोमेस्टिका का डी छोटा। क्लियर? यस मैम। फिर ये वीट है, इसका नेम नोट कर लो, ये आपके 11th 12th में काम आता है। वीट का नेम ट्राइटिकम एस्टिवम दैट इज वीट। अब अगला रूल क्या है, जितने भी हम लोग नॉमेनक्लेचर्स देते हैं, जो भी नेम्स रखते हैं, साइंटिफिक नेम्स होते हैं, वो हमेशा लैटिन लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं। रीजन, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं, डेड लैंग्वेजेस होती हैं, दे आर द डेड लैंग्वेजेस। अदरवाइज तो अगर हम किसी पंजाबी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेजेस को यूज करेंगे तो उसके अंदर तो नेम्स होते हैं बहुत सारे, पानी, तो उसके अंदर तो बहुत सारे नेम्स होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लैटिन लैंग्वेजेस से नेम्स को लेते हैं। और जब, जैसे मैंने यहाँ पर लास्ट स्लाइड करती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने आपको प्रिंट किया, मतलब मैंने टाइपिंग किया, तो टाइपिंग के टाइम पे क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इटैलिक्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने इटैलिक्स में लिख रखा है ना, इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है। जब इसको आप कॉपी पे आप लिख रहे हो तो मैं कैसे लिखूंगी, हैंड रिटन। जब हैंड रिटन आपसे लिखूंगी तो कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से डायरेक्टली नॉर्मल लेटर्स के अंदर लिख के अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक लाइन सीधी लगा देते हो तो एक लाइन लगा दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। जब इसको अलग अलग से लिखते हैं तब क्या होता है, सेपरेटली अंडरलाइंड होते हैं, और इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है जब हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, समझ आया रूल्स? यस मैम। और जिस ऑथर ने साइंटिफिक नेम दिया है उसका नेम पीछे लिखा जाता है एब्रीवेटेड फॉर्म में अंदर। ये एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर उसका नेम पीछे लिखा गया, लीन। लीन का मतलब क्या है, इसको लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, यस मैम। नोट कर लिए ये पॉइंट्स? यस मैम। अब एक होता है ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एनसीईआरटी के अंदर इसका ऐसे इतना ब्रीफली दिया नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है ये ट्रायनोमियल भी। ट्रायनोमियल किसने दिया था, लैमार्क। और इसके अंदर 3 नेम होते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जीनस है, स्पेसिफिक एपिथेट है, और इसके अंदर एक नया क्या ऐड हुआ, सब स्पीशीज। सब स्पीशीज जब आ जाए तब हम क्या यूज करते हैं, ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर। लाइक ब्रेसिका ओलेरिसा कैपिटेटा, दैट इज आपकी जो गोबियां होती हैं, तो 3 टाइप की गोबियां होती है ना। गोबियां एक ही स्पीशीज की मेंबर है बट उसकी वैरायटी अलग अलग है, लाइक फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, वो अलग अलग टाइप की गोभियों की वैरायटी आ गई। तो ऐसी टाइप की हम लोग स्पीशीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रायनोमियल नोमेनक्लेचर। लाइक होमोसेपियन सेपियन, हम लोग क्या है, होमोसेपियन सेपियन। पहले क्या था, होमोसेपियंस आए थे हमारे से पहले, और अब लोग मॉडर्न मैन इज द होमोसेपियन सेपियन।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ICZN, अगर मुझे एनिमल्स की नेमिंग करनी है तो उसकी नेमिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ICZN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, एनिमल्स की कोडिंग की जाती है ICZN के अंदर। और ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे गलती कहाँ होगी, ICBN and ICZN, Z for zoological, botanical, that is plants। फिर आता है ICBN, ये आपकी NCERT के अंदर गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपने करना है, that is इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, राइट? यस मैम। अब मुझे से बताओ इनमें से कौन सा नेम ठीक है? फोर्थ वाला। अब फिफ्थ वाला। क्यों? वो इटैलिक्स में लिखा हुआ। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, सो दैट हमारी स्टडी को इजियर रखा जाए। क्लासिफिकेशन करने के लिए एक ब्रांच है, दैट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की ब्रांच, इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हम जो साइंस या जो ब्रांच डील करती है, आइडेंटिफाई करती है, नॉमेनक्लेचर करती है, सब चीजों का रिकॉर्ड रखती है, दैट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट ऑल आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की ब्रांच, इसके टू पार्ट्स हैं, दैट इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफाई करना, और उसके बीच के इवोल्यूशनरी लिंक कि उसके पहले अपने एंसेस्टर के साथ में कैसे लिंक थे, कैसे वो डेवलप हुआ, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो आप। सॉरी, मैंने आंसर ही क्लिक कर दिया, एक मिनट। रूल ऑफ अ नॉमेनक्लेचर। शेयर कर दीजिए, ये आपकी क्लास में है। बताओ आंसर। मैम अच्छा, दिस इज द न्यू स्टूडेंट। यस मैम। हेलो बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम गुड। व्हाट्स योर नेम? मुस्कान। ओके, आपने 11th NCERT पढ़ा है अच्छे से? यस मैम। आती है 11th? आती है। यस मैम। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों बच्चे मुझे आंसर बताएंगे। मैम बी। आप भी बताओ मुस्कान। बी। राइट। अभी मैं 11th को एक बार स्टार्ट कर रही हूँ, आपकी 11th बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि आपकी जो फ्रेंड है इसने अभी 11th पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम लोग 11th को एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद 12th भी स्टार्ट करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस, ह्यूगो डे वेराइस, जॉन रे, हक्सले। बताओ दोनों बच्चे। ये बताओ।
सी। लैपटॉप आ रहा है कॉलेज में, ये एक्टिव हो जाए लैपटॉप के बाद। व्हाट इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक? किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग है नॉन लिविंग है उसको कैसे अब बता पाओगी? दे रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तब क्या होगा? अब हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर मैं कहती हूँ कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसको लिविंग होने के लिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, नन। बताओ, क्या ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक और द डिफाइनिंग फीचर हो सकता है? हो सकता है, यस और नो? आप बताओ मुस्कान, यस और नो? क्यों? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते हैं? अब देखो, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्या है? एक मिनट में स्लाइड्स निकाल दूं उनको। रीजन क्या है? लाइक अगर आप माउंटेन्स की बात करो तो माउंटेन्स के ऊपर जब बहुत सारी सैंड स्टोन्स इकट्ठे हो जाएं तो माउंटेन्स का भी साइज इंक्रीज तो होता ही है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन साइज और द ऑर्गेनिक मैटर, जो बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर इंक्रीज होना, साइज का इंक्रीज होना और बॉडी का मास इंक्रीज होना। अगर इनमें से कोई भी पैरामीटर इंक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, राइट? ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो सकती है। लाइक अगर कोई माउंटेन है उसके ऊपर बहुत सारी बार बार सैंड डिपॉजिट हो जाए, रॉक्स डिपॉजिट हो जाए तो माउंटेन्स छोटे से बड़ा हो सकता है ना। yes. है ना? तो फिर ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग को कैरेक्टराइज तो नहीं कर पा रही है, डिफरेंशिएट तो नहीं कर पा रही है ना, इसलिए ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। फिर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए था। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना? अगर रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर मानते हैं तो फिर जो कपल्स होते हैं, इनफर्टाइल कपल्स, जिन जो इनफर्टाइल कपल्स से आप क्या समझते हो? कौन होते हैं इनफर्टाइल कपल्स? बताएगा आप में से कोई?
इनफर्टाइल कपल्स आर दोज कपल्स जो क्या करते हैं, बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं। इनफर्टाइल कपल्स कौन से होते हैं? जो बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं। आप आराम से अगर कैमरा ऑफ भी करना चाहो तो ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, बट मुझे ध्यान से सुनते रहो। अगर आपको नहीं मैम, वो कॉल आ रही है ना बार बार, तो बीच में हो जाती है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो बेबी को कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो क्या मतलब वो लिविंग नहीं है? या फिर म्यूल्स और हैनी, ये क्या होते हैं? म्यूल्स और हैनी, जो खच्चर नहीं होते, खच्चर घोड़े जैसे खच्चर, वो क्या होते हैं? म्यूल्स एंड हैनी, वो भी क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म स्टेराइल है वो क्या होगा? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हम ये थोड़ी ना कह देंगे कि वो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। तो फिर रिप्रोडक्शन भी क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, राइट। थर्ड पे आओ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे अंदर जो भी, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस होता है, लाइक मैं सांस ले रही हूँ, मैं कुछ खाना खा रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, सारी की सारी फिजियोलॉजी, सारे के सारे बॉडी के एक्शंस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं, वन इज कैटाबॉलिक, अनदर इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव, नहीं सॉरी, एनाबॉलिक मतलब कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव हमारी बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, और कैटाबॉलिक दे आर द डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कब होंगी? जब हमारी बॉडी के सेल क्या है? लिविंग सेल्स हैं। तो अगर कई बार क्या होता है, हम लैब्स के अंदर भी कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर्टिफिशियली परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो रिएक्शन तभी हो सकती है जब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन कब होगा? जब ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म, इट इज द डिफाइनिंग फीचर, ये सबके अंदर होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है तो वो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। अगर वो रिएक्शन शो करते हैं, दैट मीन्स कि वो लिविंग है, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आया दोनों को? यस अब हम एक और पैरामीटर की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का मैकेनिज्म, कि हम कहते हैं ना कि बंदा होश में है, कॉन्शियस है। अब कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग पैरामीटर है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कभी, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, वो कॉन्शियस नहीं होते, उनको नहीं पता चलता उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में पेशेंट का क्या होता है? ब्रेन डेड। ऐसे केस में क्या होता है? पेशेंट का ब्रेन डेड। ब्रेन डेड पेशेंट्स क्या होते हैं? अनकॉन्शियस। अब वो पेशेंट ब्रेन डेड है लेकिन उसका बॉडी का हार्ट चलता है, उसकी बॉडी का अदर मेटाबॉलिक फंक्शन चलता है, तो पर्सन तो लिविंग है ना। फिर कॉन्शियसनेस भी क्या है? नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? जब हम उन पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं जो कोमा में है, जिनका ब्रेन डेड है, तो उनके अंदर तो कॉन्शियसनेस है नहीं, तो इसलिए कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग फीचर भी नहीं है। एंड देन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इधर इट्स लाइट, हीट, टच, प्रेशर, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करें, तो अगर हम बात करें कॉन्शियस पीपल का, अगर मैं आपको गरम गरम चीज लगा दूं तो आप तो कॉन्शियस हो, आप तो रिस्पॉन्ड करोगे। और अगर मैं सिमिलर चीज एक कॉमा पेशेंट के साथ में करूं तो गारंटी है कि वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। सो ये भी क्या हुआ? नॉन डिफाइनिंग फीचर, राइट। ये भी डिफाइन नहीं कर रहा, इट मींस कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है।
तो अभी हम लोगों ने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, अभी हम लोगों ने इसके साथ में एक ई फैक्टर, दैट इज कॉन्शियसनेस, या इसको डी ही मान के चलो, यहाँ पे डी नन को काट दो। ई रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन सब फैक्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा है। इन सब फैक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है? मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टोटल डाइवर्सिटी कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। एंड उसको इतनी डाइवर्सिटी को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक ब्रांच टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर भी सिस्टमैटिक्स, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनकी एफिनिटी चेक करते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशन चेक करते हैं, देन उनको क्लासिफाई करते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं, उनके कोड्स पढ़े हैं, ICZN, ICBN, ICBN, और देन 5 रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। इतना समझ में आया सबको? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हम बायोडाइवर्सिटी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये 5 टर्म्स मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी टेक्सोनॉमी डील करती है विद द रैंकिंग कि कौन से इंडिविजुअल कौन से रैंक के ऊपर है। लाइक हम लोग बात करते हैं ना कि वो DSP है, वो ये है, वो है, तो उस चीज को लाइक हम लोगों का भी एक ऑर्गेनिजम्स का भी एक क्या होता है? टैक्सोन होता है। टैक्सोन क्या होता है? जो रैंक डिसाइड करता है कि कौन सा किस रैंक के ऊपर है। तो टैक्सोन डिसाइड करने के लिए जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हमने क्या बोला? टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर हम दोनों कैरेक्टर देखते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन टेक्सोनॉमिक हिरार्की। टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होता है? इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, लाइक अगर हम हिरार्की की बात करें, जैसे कि हम अपने घर में नहीं बोलते हैं कि लाइक सबसे बड़े कौन? दादा, परदादा, दादा, पापा, भाई, उनके बच्चे। तो वैसे ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन के लिए एक हिरार्की होती है जिसमें किंगडम सबसे बड़ा होता है और स्पीशीज सबसे छोटी होती है, और उसके बीच वाले वो सारे किंगडम और इनके बीच के इंटरमीडिएट होते हैं। तो इस हिरार्की को आप लोगों ने याद करना है। इस हिरार्की के अंदर क्या होता है? टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एक हिरार्की को फॉलो करते हैं। एक हर एक स्टेप जो हिरार्की का हर एक स्टेप है वो रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, कि कौन सा रैंक है। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, सो इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। लाइक हिरार्किकल क्लासिफिकेशन को पढ़ें पहले एक बार। ये देखो, हिरार्किकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? किंगडम सबसे बड़ा, देन फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सबसे बड़ा कौन? अगर मैं बात करूं नीचे से ऊपर जाऊं, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो सबसे बड़ा कौन? किंगडम। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊं तो नीचे क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और इधर से जाऊं तो ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब दोनों ही ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होते हैं। किंगडम सबसे बड़ा, लार्जेस्ट होता है। और इसको कैसे याद कर सकते हो आप? फाइलम यूज होता है जब हम प्लांट एनिमल्स की बात करते हैं। जब हमने क्लासिफाई करना है एनिमल्स को तब हम यूज करते हैं फाइलम टर्म को। अगर हमने डिवीजन को यूज करना है तब हम यूज करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज होता है। मतलब प्लांट्स को क्लासिफाई करना हो तो डिवीजन। किंगडम क्या होगा? प्लांटी। अगर प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो किंगडम क्या होगा? प्लांटी। और अगर एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। और फाइलम, एनिमल्स के केस में क्या वर्ड यूज करेंगे? फाइलम। और ये आपको ट्रिक दिख रहा है इसको याद करने का, की, पोर्ट, और की जगह आप इसको अदरवाइज वर्ड भी याद कर सकते हो यहाँ पे। अदरवाइज
फैमिली गेट सिक, ठीक है, कीप पोट क्लीन और अदरवाइज फैमिली गेट सिक, इसको नोट डाउन कर लो। हो गया नोट? अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज। स्पीशीज टर्म को गिवन कॉइन किया था जोहन रे ने। स्पीशीज के अंदर क्या होता है, एक जैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, लाइक मैं, आप जैसे और बच्चे, हम लोग मिलके क्या बनाते हैं, स्पीशीज। और स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशीज की खासियत क्या होती है कि इसके मेंबर्स जो होते हैं आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Like Magnifera indica, Solanum tuberosum and Panthrolio, these are the 3 different species. ये 3 species का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर। अब मैंने आपको एक बात बोली कि आपस में ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन, वही एक्सेप्शन जो रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन था, म्यूल कैसे बनता है, जब हम फीमेल हॉर्स को क्रॉस करवाते हैं मेल डोंकी के साथ, तो उसका जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूल। फीमेल हॉर्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने +2 के अंदर भी पढ़ना है, इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चन आता है। म्यूल दैट इज द फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी को जब आप क्रॉस करवाओगे तो उसका बच्चा जो होता है दैट इज द म्यूल, ऑफस्प्रिंग। इंग्लिश में हम बच्चे को क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग। एंड हिनी कब बनती है, जब मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी हो, तब उसका जो बच्चा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हिनी। दोनों क्या होते हैं, स्टेराइल। फिर होता है टाइगन, टाइगन भी स्टेराइल होता है। टाइगन कब होगा, जब मेल टाइगर और फीमेल लायन आपस में क्रॉस करें, इंटरब्रीड करें, तो उनका जो बच्चा होगा टाइगन, वो भी क्या होता है, स्टेराइल। फिर लाइगर, ये कल के लेक्चर में मैंने सुनना है ये सबसे, लाइगर, मेल लायन एंड फीमेल टाइगर। और फिर इनफर्टाइल कपल्स, लिख लिया आपने? इनफर्टाइल कपल्स जो आपस में इनब्रीडिंग तो कर सकते हैं लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर आया जीनस, मतलब मैं नीचे से पढ़ा रही हूँ आपको, स्पीशीज के बाद क्या आता है, जीनस। जीनस के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज एग्जाम्पल करते हैं एक दूसरे के साथ में, लाइक मोनोटिपिक, ये मोनोटिपिक हो सकते हैं, पॉलीटिपिक हो सकते हैं, लाइक होमो इज द मोनोटिपिक। ये आपको इतना एडवांस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करो। जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। लाइक इनका सबका जीनस सेम, लेकिन तीनों स्पीशीज अलग अलग है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम ये क्या है, पोटैटो। सोलेनम मेलंजेना दैट इज ब्रिंजल। सोलेनम मेलंजेना दैट इज ब्रिंजल। सोलेनम लाइकोपर्सियम दैट इज टोमेटो। इनका सबका जीनस सेम और स्पीशीज अलग अलग। और इसकी अगर हम इसके बाद बात करेंगे फैमिली की बात करें तो सोलेनम की फैमिली होती है सोलेनेसी। आप लोगों ने अगर 11th में पढ़ा है, आपने पढ़ा है सोलेनेसी फैमिली, मुस्कान? यस मैम। हाँ, तो अब याद आया आपको कुछ कि सोलेनेसी फैमिली, जीनस जिसका सोलेनम, फैमिली कौन सी, सोलेनेसी। पैंथेरोलियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पैरडस, ये भी अदर एग्जांपल है। जीनस सबका सेम पैंथेरा और स्पीशीज अलग अलग। पैंथेरा लियो लायन आपका, टिग्रिस टाइगर है, और पारडस ये क्या है आपका, चीता। फिर स्पीशीज, जीनस के ऊपर क्या आता है, फैमिली क्या होता है, वन और मोर रिलेटेड जेनरा। जैसे अभी आप लोगों को मैंने सोलेनम के इतने सारे जेनरा दिखाए, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फैमिली। दैट इज लाइक फैमिली सोलेनेसी। It is based on both vegetative and the reproductive characteristics of the plant species.
और इसका जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के पीछे ए, दैट इज द सफिक्स, लाइक सोलेनेसी, ये वर्ड यूज होता है ए ई, ए ई, दैट इज द सफिक्स। और प्लांट्स के केस में ई ए ई, दैट इज द सफिक्स यूज्ड इन द एनिमल्स, ए ई, और प्लांट्स के केस में ई ए ई पीछे यूज करते हैं हम फैमिलीज के साथ। पेट्यूनिया, डेटूरा, सोलेनम, कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। ये आप पढ़ोगे आगे 5th चैप्टर के अंदर फैमिलीज के बारे में। पैंथेरा फैलिस, इनकी फैमिली कौन सी? फिलेडी। कैनेडिया, ये इसको नोट डाउन कर लो, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। कैनेडिया, कैनेडिया के अंदर क्या होता है हमारा? नोट डाउन कर लिया इतना? चलो मैं आगे। फिर आता है फैमिलीज के बाद ऑर्डर, जिसके अंदर वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज हैं, लाइक कॉन्वुगुलेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, पॉलीमोनियल्स, पैलेडिया, कैनेडिया, दैट बिलोंग्स टू द ऑर्डर कार्निवोरा। इसको तो रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। फिर आता है ऑर्डर के बाद क्लास, जिसके अंदर वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, मतलब स्पीशीज के अंदर क्या होगा? स्पीशीज के बाद जेनरा, जेनरा के अंदर रिलेटेड स्पीशीज, जीनस, जेनरा के बाद क्या है? फैमिली, फैमिली के अंदर रिलेटेड जेनरा, फैमिली के बाद क्या है? ऑर्डर, जिसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज हैं, उसके बाद क्लास, जिसके अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स हैं। समझ में आ रहा है कि मतलब नीचे वाले ग्रुप को ऊपर में रिलेटेड डाल दो। इसकी एग्जांपल लाइक पॉलीमोनियल्स, रोजेल्स, पेंडिकल्स, दैट बिलोंग्स टू द क्लास डाइकॉट्स, डाइकोटिलेडन। और प्राइमेटा, कार्निवोरा, मैमेलिया क्लास से बिलोंग करता है। अब ये क्लासेस आप जब आगे पढ़ोगे 11th को, आई थिंक मुस्कान को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी अगर उसने पढ़ा हुआ 11th में। आपके लिए थोड़ा सा आई गेस नई 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 चीजें लग रही होंगी आपको, बट कोई बात नहीं, ये बेसिक्स हैं। आप लोग जब पढ़ोगे इसको डिटेल में तब सब समझ में आ जाएगा। घबराना नहीं है कि नाम सुन सुन के, ये सब एनसीईआरटी के नेम्स हैं। देन आता है फाइलम, डिवीजन, इट इंक्लूड्स वन और मोर क्लासेस। फाइलम वर्ड एनिमल्स के लिए, डिवीजन वर्ड प्लांट्स के लिए, लाइक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इसकी डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, मैमेलिया, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टाइला, साइक्लोस्टोमेटा, इसका डिवीजन कॉर्डेटा। फिर आता है किंगडम, किंगडम के अंदर क्या होता है? फाइलम और डिवीजन को इंक्लूड करते हैं। प्लांट्स किंगडम प्लांटी, एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया। समझ में आया? यस। ईच टेक्सॉन, हर एक टैक्सन, लाइक एक किंगडम जो है वो क्या है? एक टैक्सोन है। स्पीशीज क्या है? वो एक टैक्सोन है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रैंक को। अब ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को कल याद करके आना है आप लोगों ने। उसके बाद मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, ये तो टेबल आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? इसमें क्या है? मैन, इस हमने सब आज के लेक्चर आपने पूरा स्टार्टिंग से कंटिन्यू किया है, तो अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है तो आप देखोगे सारे के सारे हम लोगों ने कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम्स को डिस्कस किया, जीनस को डिस्कस किया था, फैमिलीज को हमने डिस्कस नहीं किया था। ये फैमिलीज आपको याद करनी पड़ेंगी। होमिनिडी, होमोसेपियंस की फैमिली, मुस्किडा, बीज की फैमिली, एनार्डेशिया, दैट इज द मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो की फैमिली, पॉयसी आपकी वीट फैमिली हो गई। फिर ऑर्डर्स इनके याद करने, क्लास और देन डिवीजन। और फिर इसमें से मैं आपसे किंगडम भी पूछूंगी कल, किंगडम यहाँ टेबल में भी नहीं दिया है, वो मैं आपसे पूछूंगी अगर आपको समझ में आता है तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हाफ हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है? अब क्वेश्चन करो चलो।
फर्स्ट का ए मैम। एक मिनट रुको। ठीक है, फर्स्ट का ए, सेकंड सेकंड का डी। 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 सी, थर्ड का सी है। क्यों क्लास नहीं ऊपर आती? हाईएस्ट नंबर पूछा है तो क्लास नहीं आएगा। ए, थर्ड का ए, फोर्थ सबसे बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? स्पीशीज। सी। नेक्स्ट, binomial nomenclature means writing the name of plant in 2 words which designate order, family, genus, species, variety, genus and species. D, right. What is the correct descending sequence of the taxonomic categories? इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करके ध्यान से आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस। क्लास, ऑर्डर, फैमिली। बताओ। ए। राइट। चलो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। एकदम से हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। इतना पढ़ा, इतने चीजों को पढ़ के आना है एनसीईआरटी से। कल के लेक्चर में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है। ठीक है? ओके मुस्कान? ओके मैम। समझ में आया आपको कुछ? ओके मैम। कुछ समझ आया? यस मैम। नेटवर्क की इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हुआ था, बाद में तो नहीं हुआ ना नेटवर्क का कुछ स्टेबिलिटी? नहीं। प्रॉपरली अच्छा समझ में आया? दिल लगा क्लास में? यस मैम। अच्छा लग रहा है? यस मैम। इतनी गंदी बना रखी है तुम दोनों ने। गिव अ स्माइल, हैव अ हैप्पी फेस। सो ओके, गुड लक। हम लोग कल इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और कल हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। राइट? क्या करना है आपका? टास्क क्या है आज का? आप लोगों ने एनसीईआरटी में से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ के आना है। मतलब पूरा कंप्लीट नहीं, जहां तक मैंने करवा दिया। तो ऑलमोस्ट ये आपका टेक्सोनोमिक हिरार्की तक का चैप्टर है। और उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ के आना है। फिर हम लोगों का बचा है कुछ लाइक कीज के बारे में, बोटानिकल गार्डन्स के बारे में, मोनोग्राफ्स के बारे में कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं। बस इसको फटाफट से खत्म कर देना है। ठीक है ना? Okay, so ending today's session. Have a good day ahead and thank you so much for attending the session. Thank you. Okay, बच्चे।